नमस्कार दोस्तों, आज से हम एमपी जीके के एमसीक्यू की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम एमपी जीके के टॉप एमसीक्यू पर तो चर्चा करेंगे ही करेंगे। साथ में आपका एमपी का 2023 का जितना भी करंट अफेयर है, इस करंट अफेयर पर भी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके एमपीपीएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि भड़म सेतम नृत्य किस जनजाति का नृत्य। आप सभी जानते हो कि जनजाति से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना है दोस्तों, ये जो भड़म सेतम नृत्य है ना, ये कौन सी जनजाति का है, तो ये मध्य प्रदेश में भारिया जनजाति का नृत्य है। भारिया जनजाति का नृत्य भड़म सेतम है। अब बात आती है दोस्तों भारिया जनजाति की, तो ये जो भारिया जनजाति है ना दोस्तों, ये मध्य प्रदेश की सबसे पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है दोस्तों कि भारिया जो जनजाति है ये कहां पर निवास करती है, तो ये पातालकोट में निवास करती है, पातालकोट में। और ये पातालकोट किस जिले में आता है, तो ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में आता है पातालकोट। और पातालकोट में आपकी भारिया जनजाति पाई जाती है। और इसी भारिया जनजाति का नृत्य कौन सा है, तो भड़म सेतम नृत्य। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत कितनी राशि आवंटन की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश में 2022-23 का जो बजट आया था उसमें लाडली लक्ष्मी बहना के लिए 8,000 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत 8,000 करोड़ रुपए की राशि 2023-24 के बजट में प्रस्तुत की गई है। और अगर आपसे पूछे ना कि लाडली बहना योजना कब शुरू की गई है, तो 5 मार्च सन 2023 को आपका लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है। तो ये आपका मध्य प्रदेश करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से करंट अफेयर के क्वेश्चन भी अपन ने साथ साथ ले लिए ताकि आपका एमपी जीके तो कंप्लीट हो ही हो, साथ में मध्य प्रदेश 2022-23 का जो करंट अफेयर है वो भी आपका कंप्लीट हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी पाकिस्तान हॉकी टीम का कप्तान रहा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश के कौन से खिलाड़ी है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश के जो लतीफ अनवर है ना, लतीफ अनवर साहब मध्य प्रदेश के व्यक्ति है, लेकिन ये पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं लतीफ अनवर। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि विदेश में शतक जमाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन से हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विदेशी जमी पर शतक जमाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति का क्या नाम है, तो याद रखना है इनका नाम है कैप्टन मुश्ताक अली। कैप्टन मुश्ताक अली पहले भारतीय खिलाड़ी थे जिन्होंने विदेश की जमीन पर शतक लगाया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है मुश्ताक अली, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, देश का पहला कमल आकार वाला जैन मंदिर राज्य के किस जिले में बनकर तैयार हुआ। यह भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि देश का पहला है, तो देश का पहला अगर है तो आपने को याद रखना पड़ेगा। तो देश का पहला कमल के आकार का जो जैन मंदिर बनाया गया है दोस्तों, ये कहां पर बनाया गया, तो ये आपका दमोह में बनाया गया, दमोह में। और अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि दमोह का प्राचीन नाम क्या है, तो दमोह का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, टुंडीकेर है, टुंडीकेर। तो दमोह का प्राचीन नाम टुंडीकेर है। और इसी दमोह में देश का पहला कमल के आकार का जैन मंदिर बनाया गया। तो ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन, किसके द्वारा सिंधी पुस्तक सिंध डाक जो कि सिलो का विमोचन किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपकी करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि सिंध डाक जो कि सिलो का विमोचन किया गया है, तो ये किसने किया, तो ये नरोत्तम मिश्रा ने किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कौन है, तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री आपके कौन है दोस्तों, ये गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी है। और इन्होंने कौन सी बुक का विमोचन किया, तो सिंध डाक नामक पुस्तक का विमोचन किया। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला, पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आपकी पीएम श्री योजना है दोस्तों, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो याद रखना है ये आपका शिक्षा क्षेत्र से संबंधित है मध्य प्रदेश में। तो याद रखना है पीएम श्री योजना का संबंध किससे है, तो ये शिक्षा से संबंधित योजना है, ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। और इसमें क्या किया जाएगा दोस्तों, तो राज्य के 14,500 जिलों को अपडेट किया जाएगा, नवीन किया जाएगा। 14,500 जिलों को अपडेट किया जाएगा। तो ये जिलों क्या, 14,500 जो स्कूल है, इन स्कूलों को क्या किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। ये चीज आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। अगला, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितने आदिवासी विकास खंड में सिविल सेल एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितने आदिवासी विकास खंड में कौन सा आपका मिशन चला गया, तो सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन
आपका योजना चलाई गई है या फिर अभियान चलाया गया, तो याद रखना है, आप सभी जानते हो कि मध्य प्रदेश में टोटल 89 यानी 89 आदिवासी विकास खंड है। और मध्य प्रदेश के टोटल 89 आदिवासी विकास खंड में जो आपके मध्य प्रदेश सरकार है, इनने एनीमिया से निपटने के लिए सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान चलाया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। लेकिन अगर आपसे पूछे ना कि मध्य प्रदेश में विकास खंड की संख्या कितनी है, तो मध्य प्रदेश में विकास खंड की संख्या 313 है, लेकिन इसमें से 89 क्या है, तो इसमें से 89 आपके आदिवासी विकास खंड है। ये चीज भी आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से बीच बीच में आपका एमपी जीके के साथ साथ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आते रहेंगे, ताकि आपका पूरा एमपी जीके और मध्य प्रदेश का करंट अफेयर पूरा हो। अगला, मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो मध्य प्रदेश में टोटल 11 राज्यसभा सीटें हैं, 11 राज्यसभा सीटें। लेकिन अगर दोस्तों आपसे पूछे कि जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ भी शामिल था, मतलब अविभाजित मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी थी, तो टोटल 16 थी। दोनों क्वेश्चन आपके सामने इंपोर्टेंट है। वर्तमान में राज्यसभा की सीटें 11 थी, लेकिन अविभाजित मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी थी, तो 16 थी। अगला, कौन सी मध्य प्रदेश की जनजाति है? अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति है। तो अगर आप इसमें से देखोगे तो जो भील जनजाति है, ये भील जनजाति आपके मध्य प्रदेश की जनजाति कौन सी है? भील जनजाति है। बात आती है दोस्तों भील जनजाति की, तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति है। भील जनजाति कहां पर निवास करती है? तो ये आपका जो झाबुआ और जो अलीराजपुर वाला क्षेत्र है, झाबुआ अलीराजपुर में आपका भील जनजाति निवास करती है। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है दोस्तों, भील जनजाति का प्रसिद्ध जो त्योहार है, इसका क्या नाम है? तो भगोरिया त्योहार। भील जनजाति का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है? भगोरिया त्योहार है। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। और ये जो भगोरिया है ना दोस्तों, इस भगोरिया के बारे में अगर आपसे पूछे, भगोरिया नृत्य हो गया, भगोरिया त्योहार हो गया, भगोरिया विवाह हो गया, ये सब किसका है? तो ये सब भील जनजाति से संबंधित है। अगला, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि मध्य प्रदेश से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। और ये जो कर्क रेखा है ना दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के टोटल 14 जिलों से होकर गुजरती है। 14 जिलों से होकर आपकी कर्क रेखा गुजरती है। और याद रखना है, मध्य प्रदेश में जो भोपाल संभाग है ना, इस भोपाल संभाग में टोटल 5 जिले आते हैं दोस्तों, और भोपाल संभाग के 5 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र संभाग जिसके सभी जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो यह आपका भोपाल संभाग है। अगला, निम्नलिखित मध्यकालीन साहित्यकारों में से कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश का नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा साहित्यकार है भैया जो आपके मध्य प्रदेश का नहीं है, ये आपको बताना है। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है दोस्तों, जो आपके सूरदास जी है ना, ये सूरदास जी आपके मध्यकालीन साहित्यकारों में से नहीं है। ये आपसे पूछा गया था कि मध्यकालीन साहित्यकारों में से कौन सा साहित्यकार मध्य प्रदेश का नहीं है, तो ये आपका सूरदास जी नहीं है। ये चीज आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मुश्ताक अली किस खेल से संबंधित थे? तो आप सभी जानते हो कि जो मुश्ताक अली थे, ये किस खेल से संबंधित थे? तो इनका संबंध क्रिकेट से था, क्रिकेट से। तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, मुश्ताक अली का संबंध किससे था? तो ये आपका क्रिकेट से था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट, 2011 की जनगणना से हर साल परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा अगर साक्षर जिला पूछे ना, तो सबसे साक्षर जिला आपका कौन सा है? तो ये आपका जबलपुर है दोस्तों, जबलपुर है। और सबसे कम साक्षर अब अगर पूछे, तो सबसे कम साक्षर जिला आपका याद रखना है दोस्तों, कौन सा आएगा? अलीराजपुर आएगा, अलीराजपुर। ये मध्य प्रदेश का सबसे कम साक्षर जिला है, और जबलपुर सबसे ज्यादा साक्षर जिला है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा महिला साक्षर जिला कौन सा है, तो महिला साक्षर जिला में आपको बताना है कि भोपाल जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा महिला साक्षर जिला है। ये चीज आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। तो ये 3-4 क्वेश्चन यहां से आपके निकल कर आते हैं। अगला, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री रविशंकर शुक्ल थे, जो कि मात्र 2 माह मुख्यमंत्री रहे। इनके बाद कौन मुख्यमंत्री बना?
सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये याद रखना है कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे। आपका जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 का जो एग्जाम हुआ था ना दोस्तों, सीधा सीधा सटीक क्वेश्चन पूछा था कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन है, तो ये थे आपके पंडित रविशंकर शुक्ल। और पंडित रविशंकर शुक्ल जो थे ना दोस्तों, ये मात्र 2 महीने के लिए मुख्यमंत्री रहे थे और इनके बाद में फिर कौन बने थे, तो भगवंत राव मंडलोई जी जो थे, भगवंत राव मंडलोई जी आपके पंडित रविशंकर शुक्ल के बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तो ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर है। अगला, मध्य प्रदेश का अंगूर अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो याद रखना है दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का अंगूर जिला कौन सा है, या क्वेश्चन पूछ ले कि मध्य प्रदेश का अंगूर अनुसंधान केंद्र कहां पर है, तो दोनों ही आपका रतलाम राइट आंसर होगा। दोनों में ही आपका कौन सा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए रतलाम राइट आंसर होगा। अगला, धान अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है, तो याद रखना है दोस्तों, जो धान अनुसंधान केंद्र है ना, ये कहां पर है, तो ये बड़वानी में है। बड़वानी में, ये चीज आपको याद रखना है, धान अनुसंधान केंद्र आपका बड़वानी में बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र कहां पर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य का सबसे बड़ा अगर औद्योगिक केंद्र पूछे तो आप सभी जानते हो पीतमपुर है। पीतमपुर है, याद रखना है दोस्तों, ये जो पीतमपुर है ना, ये पीतमपुर किस जिले में आता है, तो ये धार जिले में आता है। इस पीतमपुर की बात करें दोस्तों, तो इसे डेट्रॉइट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। डेट्रॉइट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो पीतमपुर को कहा जाता है। और इसी पीतमपुर को सूखा बंदरगाह मध्य प्रदेश में कहा जाता है। सूखा बंदरगाह किसे कहते हैं, तो ये आपका पीतमपुर को कहा जाता है। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला, पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये याद रखो दोस्तों कि पशुपतिनाथ का जो मंदिर है ना, ये कहां पर है, तो ये मंदसौर में है। मंदसौर में। और अगर आपसे पूछे कि ये किस नदी के तट पर है, तो ये शिवना नदी के तट पर है। शिवना नदी के तट पर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों कि अष्टमुखी पशुपतिनाथ का मंदिर किस नदी पर है, शिवना नदी के तट पर। मंदसौर किस नदी के तट पर है, तो मंदसौर भी आपका शिवना नदी के तट पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, शिवना नदी। अगला, शकर नदी किसकी सहायक नदी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगर बात करें ना, तो ये जो शकर नदी है ना दोस्तों, किसकी सहायक नदी है, तो ये आपका नर्मदा की सहायक नदी है। नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है, तो शकर नदी है। बात आती है दोस्तों नर्मदा की, तो याद रखना है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा। भारत की 5वीं बड़ी नदी कौन सी है, नर्मदा। नर्मदा नदी की टोटल लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर। नर्मदा जो नदी है ना, इसकी टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर है, लेकिन मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है, 1077 किलोमीटर है। और दोस्तों याद रखना है, इसी नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोला जाता है। इसी नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोला जाता है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है दोस्तों कि जो गुजरात है ना, इस गुजरात की जीवन रेखा भी नर्मदा नदी को बोला जाता है, क्योंकि गुजरात की इंपॉर्टेंट नदी भी नर्मदा नदी है। तो ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर है। शकर किसकी सहायक नदी है, नर्मदा की। लेकिन अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी अगर आपसे पूछे तो कौन सी नदी है, ये तवा नदी नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला, गन गैरेज फैक्ट्री कहां पर स्थित है, तो याद रखना है दोस्तों, ये जो गन गैरेज फैक्ट्री बनाई गई ना, ये कहां पर स्थापित की गई, तो ये जबलपुर में स्थापित की गई, जबलपुर में। और याद रखना है दोस्तों, ये जो जबलपुर है ना, इसको मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी बोला जाता है। संस्कार राजधानी। अभी अपन ने देखा मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला आपका जबलपुर है। जो भेड़ाघाट है ना दोस्तों, ये भेड़ाघाट भी कहां पर आता है, तो ये भी आपका जबलपुर में आता है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपको याद रखना है जबलपुर के बारे में, ठीक है। अगला, जंगल सत्याग्रह जंगल जो सत्याग्रह दोस्तों, ये किस नेता के नेतृत्व में किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जंगल सत्याग्रह किस नेता के नेतृत्व में किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। तो याद रखना है दोस्तों, जो जंगल सत्याग्रह है ना, ये किसके द्वारा किया गया, तो ये गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में आपको यहां पर जंगल सत्याग्रह किया गया। अब बात आती है दोस्तों कि जो जंगल सत्याग्रह है, ये जंगल सत्याग्रह कब किया गया, तो याद रखना है दोस्तों, ये किया गया आपका 9 अगस्त सन 1930 को। आपका जो जंगल सत्याग्रह है, ये जंगल सत्याग्रह किया गया। और याद रखना है ये कहां पर हुआ, तो आपका याद रखना है ये बैतूल में हुआ, बैतूल में। तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, बैतूल का एक स्थान है जिसका नाम याद रखना है दोस्तों, क्या है, तो घोड़ा डोंगरी नामक स्थान पर। कहां पर, घोड़ा डोंगरी नामक स्थान पर आपका जंगल सत्याग्रह 9 अगस्त 1930 को किया गया। और किसके नेतृत्व में किया गया, तो
तो गंजन सिंह कोरकू के नेतृत्व में किया गया। ये चीज आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि लेदर कॉम्प्लेक्स किस जिले में स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लेदर कॉम्प्लेक्स जो है ये कहां पर बनाया गया दोस्तों, तो याद रखना है लेदर कॉम्प्लेक्स आपका देवास में बनाया गया, देवास में बनाया गया लेदर कॉम्प्लेक्स। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहां पर बनाया गया, तो याद रखना है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स आपका इंदौर में बनाया गया। इंदौर में आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई। और अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि एग्रो कॉम्प्लेक्स कहां पर बनाया गया, तो ये जो एग्रो कॉम्प्लेक्स है ये आपका छिंदवाड़ा में बनाया गया, छिंदवाड़ा में। तो इतने इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपको याद रखना है। लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में है, एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में है। ये चीज आपको इंपोर्टेंट याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि कान्हा बाबा का मेला कहां पर लगता है, तो याद रखना है दोस्तों ये जो कान्हा बाबा का मेला है ना ये कहां पर लगता है, तो ये सोडलपुर में लगता है। और सोडलपुर किस जिले में आता है, तो हरदा जिले में लगता है। हरदा जिले के सोडलपुर में एक मेला लगता है जिनका नाम है कान्हा बाबा का मेला। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। मध्य प्रदेश के किस जिले की सीमा राजस्थान और गुजरात से लगती है, तो याद रखना है दोस्तों मध्य प्रदेश का जो झाबुआ जिला है, इस झाबुआ जिले की सीमा किस किस से लगती है, तो एक तो राजस्थान से लगती है और एक आपका गुजरात से लगती है। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है कि मध्य प्रदेश में टोटल 6 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है। 6 ऐसे जिले जिनकी सीमा 2 राज्यों से लगती है। सबसे पहला जिला आपको याद रखना है जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मुरैना। और याद रखना है दोस्तों ये जो मुरैना है ना, इस मुरैना जिला की सीमा एक तो आपका उत्तर प्रदेश से लगती है और एक आपका छत्तीसगढ़ से लगती है। दूसरे नंबर पर एक जिला आता है दोस्तों जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है शिवपुरी। और इस शिवपुरी की सीमा भी 2 राज्यों से लगती है, एक तो यूपी से लगती है और एक इसकी भी किससे लगती है, सॉरी मुरैना की सीमा राजस्थान से और यूपी से लगती है और शिवपुरी की सीमा भी राजस्थान और यूपी से लगती है। फिर तीसरे नंबर पर एक और जिला आता है जिसका नाम क्या है दोस्तों, सिंगरौली जिला आता है। और इस सिंगरौली जिले की सीमा किससे लगती है, तो यूपी से लगती है और छत्तीसगढ़ से लगती है। फिर चौथे नंबर पर एक और जिला आता है जिसका नाम है बालाघाट। और बालाघाट की हम बात करें दोस्तों तो इस बालाघाट की सीमा एक तो आपका किससे लगेगी, छत्तीसगढ़ से लगेगी और एक आपका महाराष्ट्र से लगेगी। फिर 5वें नंबर पर एक और आपका जिला आता है जिसका नाम क्या है दोस्तों, तो इसका नाम है अलीराजपुर। अलीराजपुर जिले की हम बात करें तो इसकी सीमा महाराष्ट्र से लगती है और एक इसकी सीमा किससे लगती है, तो गुजरात से लगती है। और 6ठे नंबर पर आपका जिला आता है दोस्तों जिसका नाम है झाबुआ, जो कि जिसका क्वेश्चन ही पूछा गया था। तो झाबुआ जिले की सीमा किससे लगती है, तो ये एक तो राजस्थान से लग रही है और एक आपका गुजरात से लग रही है। तो ये टोटल 6 जिले आपको याद रखना है जिनकी सीमा कितने राज्यों से लगती है, 2 राज्यों से लगती है। ठीक है, तो ये आपका झाबुआ का पूछा गया था। तो झाबुआ की सीमा राजस्थान से और गुजरात से लग रही है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश का उत्तर से लेकिन अगर दक्षिण तक आपसे पूछे कि कितनी विस्तार है, तो ये 605 किलोमीटर है। मतलब उत्तर से दक्षिण तक आपको कितना चलना पड़ेगा, 605 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है, तो ये आपका 870 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक आपका विस्तार 870 किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि 82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से गुजरती है। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो ये याद रखना है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है दोस्तों, तो ये आपकी 82 पूर्वी देशांतर है। और ये जो भारत की मानक समय रेखा 82 पूर्वी देशांतर है ना, ये मध्य प्रदेश के कौन से जिले से गुजरती है, तो ये मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से गुजरती है। ये ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, सिंगरौली जिले से गुजरती है। अगला, देवारण्य योजना किस वर्ग से संबंधित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि ये जो देवारण्य योजना है इसका संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तो याद रखना है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध अनुसूचित जनजाति से है। अनुसूचित जनजाति से संबंधित आपकी देवारण्य योजना है। और अनुसूचित जनजाति मतलब आपका किससे संबंधित है, तो एसटी से संबंधित है। ये चीज आपको याद रखना है। और इसमें क्या होगा, तो अनुसूचित जनजाति को ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेद का लाभ मिल सके, आयुर्वेद का लाभ मिल सके, इसलिए आपकी देवारण्य योजना चलाई गई थी। ये एसटी से संबंधित है, ये चीज आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। तो दोस्तों ये आज के एमपी जीके के इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। और इसमें एमपी जीके के साथ साथ आपने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन 2023 के आपके करंट अफेयर के भी आए। तो डेली इसी प्रकार से हम क्लास लाते रहेंगे।
ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो जाए और 2023 का एमपीपीएससी का एग्जाम आपका यहां से एक भी क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।